Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. Subject code is KAS302/KAS402 and here we are in lecture number 1 of unit number 3. So in the previous lecture basically we have covered our syllabus and the respective course outcome. Now in this lecture हम लोग start करने जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको last lecture में बोला था, we will start unit number 3. So in unit number 3 the first topic is मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट डू मीन बाय मीन, व्हाट इज मीडियन एंड व्हाट इज मॉड. राइट, तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सो बिफोर प्रोसीड टू द मेन टॉपिक मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा टॉपिक एड ऑन किया, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. राइट, हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज इन शॉर्ट स्टैट्स. So basically it is a branch of mathematics, you can say it is the science which deals with methods of collecting data, classifying the data, presenting the data, how will you present the data, how will you compare the data and how you will interpret the डेटा कलेक्टेड. राइट, सो डेटा को किस तरह से आप प्रोसेस करते हैं, कलेक्टेड डेटा को किस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक. तो उस डेटा को एनालिसिस करके आप अपने पास इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं सो दैट टू गिव आंसर एनी स्फीयर ऑफ इंक्वायरी, कि आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस का आंसर कर सकें. तो दैट इज बेसिकली स्टैटिस्टिक्स, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और सिंपली अ साइंस टू. राइट, नाउ कम्स टू द मेन टॉपिक जो हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. राइट, अब अगर मैं सिंपल एक बात बोलूं कि हैव सम डेटा, लाइक वी हैव अ क्लास एंड क्लास के अंदर हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स पता है कि व्हाट आर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट. सपोज किसी के 10 है, किसी के 15 है, किसी के 20 है, किसी के 2 है, किसी के 40 है, लाइक सो ऑन, दीज आर द मार्क्स. अब अगर हम इन मार्क्स को टेबुलेशन फॉर्म में रखें तो हम इन मार्क्स से क्या क्या चीज इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं. वी विल टेक द मिनिमम वैल्यू, वी विल टेक द मैक्सिमम वैल्यू, और अगर मुझे इस क्लास की और एक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए, मार्क्स का एक्चुअल इंफॉर्मेशन देना है, तो वी विल यूज द एवरेज पोर्शन. राइट, कि इन मार्क्स का बेसिकली व्हाट इज द एवरेज दैट द स्टूडेंट गॉट. नाउ अब अगर मैं इस ग्राफ को, मतलब इस डेटा को ग्राफिकली प्रेजेंट करूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने नंबर्स को एक एवरेज के रिस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे, कि एवरेज के रिस्पेक्ट में अगर हम कहते हैं जस्ट लेट अस सी, अभी मैं एक्चुअल वैल्यू पे नहीं जा रहा हूं, लेट अस कंसीडर द एवरेज वैल्यू इज 50. सो 50 इज द एवरेज. तो एवरेज से लोअर साइड पे कितने स्टूडेंट जा रहे हैं, एवरेज से अपर साइड पे मार्क्स का रेशियो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस चीज को जो हम प्लॉटिंग करते हैं, सो that plot, that type of figure is basically called the central tendency. राइट, क्योंकि इसके अंदर अब आप एक हायर और लोअर वैल्यू की साइड नहीं जा रहे हो, आप केवल एक लिमिट्स, एक पर्टिकुलर एवरेज के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं कि कितने स्टूडेंट इस एवरेज से नीचे लाई कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट इस एवरेज के ऊपर लाई कर रहे हैं. तो सम सच टाइप ऑफ ग्राफ इज बेसिकली कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स, और यू कैन से कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके रिस्पेक्ट में हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एवरेजेस, राइट, और मेजर्स. तो यहाँ पे मेजर्स कौन कौन से हैं जो हमें स्टडी करने, द डिफरेंट मेजर्स आर, दिस फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक एवरेज और सिंपली कॉल्ड मीन. द सेकेंड दैट वी विल स्टडी दैट इज मीडियन एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड द मॉड. तो ये 3 टाइप के आपके एवरेजेस हैं जो हम यहाँ पे इस लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं. राइट, तो चलिए सबसे पहले एवरेज की बात करते हैं, व्हाट इज अरिथमेटिक मीन. तो अगर अरिथमेटिक मीन की बात करूं तो बहुत सिंपल सा मीन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. सपोज अगर मैं क्लास का एग्जांपल ले रहा हूं, क्लास हैव 10 स्टूडेंट्स और या 5 स्टूडेंट या सिंपली 4 स्टूडेंट, एंड 4 स्टूडेंट्स हैव मार्क्स लाइक 40, 50, 60 एंड अगेन 30. Right, they are 4 students and they got some marks in any particular subject. So what is the average of these marks? तो एवरेज सिंपली हम कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n, वेयर n इज कॉल्ड द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑब्लिक ऑब्जर्वेशंस. राइट, सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द मीन ऑफ दीज वैल्यू, तो 50 प्लस 40 90 प्लस 60 150 प्लस 30 दैट इज 180 डिवाइड बाय 4, सो वी गेट द मीन वैल्यू दैट इज 4 and 5. तो 45 इज द मीन वैल्यू. राइट, सो दिस इज द डायरेक्ट मीन. बट सम टाइम आपको डेटा इस तरह से मेंशन होता है कि सपोज 40 मार्क्स जो हैं, राइट, दीज आर द मार्क्स. तो 40 मार्क्स जो आए हैं वो 10 स्टूडेंट्स के आए हैं, 50 मार्क्स जो हैं वो 10 स्टूडेंट्स के आए हैं, 60 मार्क्स जो हैं वो 5 स्टूडेंट्स के आए हैं, 70 मार्क्स जो हैं वो हमारे 2 स्टूडेंट्स के आए हैं. सो डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी. राइट, कि हमें मार्क्स पता है और वो मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, आई नो दैट दिस थिंग.
So now how will I calculate the mean in this case when the frequency distribution is given? So in this case basically हम क्या करते हैं, we will multiply these marks by this frequency. So हम यहाँ पे अगर इसे x consider करें तो we will calculate the fx, और fx को हम calculate करते हैं like 400, 500 and 6 into 5 that is 300, that is 7 into 2 that is 140. So this is my fx. अब हमारा फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है, दैट समेशन ऑफ fx डिवाइड बाय समेशन ऑफ f. बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल कैलकुलेट द मीन वैल्यू बाय दिस काइंड ऑफ डेटा, राइट. तो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप लोगों को फॉर्मूला सिलेक्ट करना होता है कि आप लोग कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग मीन कैलकुलेट करने वाले हैं. एक अनदर सिचुएशन लेते हैं जहां पे हमें क्लास रेंज गिवन होती है. यहां तो हमें डायरेक्टली एक्स गिवन है, बट समटाइम वी विल गिव द रेंज. रेंज का मतलब कि लाइक अब हमें ऐसे दिया गया कि 0 से 10 तक के बीच में, यानी ये जो रेंज है मार्क्स रेंज, इसके बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है दीज आर 5, राइट. 10 to 20 के बीच में जो नंबर स्टूडेंट है दीज आर 10. 20 to 30 के बीच में जो स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं दीज आर 40, राइट. सो इन दिस केस व्हेन यू गिव द इक्वल क्लास इंटरवल, तो इस केस में आपको f तो पता है, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो इन दिस केस वी विल कंसीडर दिस x एज अ मिड वैल्यू, राइट, एज अ मिड वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑफ दिस रेंज. लाइक 0 to 10 है सो वी टेक 5, 10 to 20 है देन वी टेक 15, 20 to 30 है देन वी टेक 25. Then we can apply this type of formula. I know f, I know x, then summation fx divided by summation f. This gives me the mean value. So in total अगर मैं बात करूं तो we have basically 3 types of situation. Either data is given directly, either in frequency form, or either in regular class interval, either in a range, right? So in this case हम लोग mean calculate कर सकते हैं. अब क्या होता है, कई बार हमारे पास जैसे यही क्वेश्चन है, इफ अगर मैं इस टेबल को और बड़ा कर दूं, यानी डेटा आपको और बिगर कर दिया जाए, तो दिस रेंज कैन बी इक्वल्स टू 35, 85, देन 95 एज सो ऑन, राइट. और यहाँ पे हो सकता है फ्रीक्वेंसी भी आपकी वैल्यू हो 10. सो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं वी गॉट f इंटू एक्स, सो दैट विल द बिगर वैल्यू, राइट. सो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, जब हमें इक्वल क्लास इंटरवल होता है देन वी कैन यूज अनदर मेथड दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल. जी हम चेंज ऑफ स्केल मेथड का यूज कर लेते हैं. हम अपने पैरामीटर, हम अपने एक्स ओरिजिन को चेंज कर लेते हैं, और उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज सिंपली कॉल्ड u इज इक्वल टू x माइनस a डिवाइड बाय h. When we got a continuous series having equal class interval of width h, then we can use this change of scale, that is u is equal to x minus a divided by h, where h क्या है, h हमारा रेगुलर इंटरवल है. जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो इंटरवल कितना है, 10-10 का है. a क्या है, a होता है हमारा assume mean, right. So ये जो assume mean है, this a is basically called assume mean, and this assume mean is basically nothing but the median value, राइट. तो ये मीडियन की वैल्यू को चूज करेंगे. अभी जब मैं आगे प्रॉब्लम बताऊंगा वहां पे मैं आपको बता दूंगा किस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं, बट दिस इज डायरेक्टली इक्वल टू योर मीडियन. सो वंस यू गेट दिस वैल्यू, चेंज ऑफ ऑर्डर आप यू कैलकुलेट कर लेते हैं. देन हम मीन कैसे कैलकुलेट करना है, हमारा एम तो मीन कैलकुलेट करना है. सो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन इज f x bar is equal to a plus h into summation f u divided by capital N, where capital N is nothing but summation of f, right. So same कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें, वी वांट टू कैलकुलेट द मीन वैल्यू, राइट. तो चलिए अब एक प्रॉब्लम देखते हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए. सो दिस इज माय बेसिकली क्वेश्चन दैट इज फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. वी हैव गिवन सम डेटा एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मीन. अब डेटा में क्या गिवन है कि देयर इज अ मार्क्स बिलो 10 जो मार्क्स है दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, बिलो 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट 9, बिलो 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट 17, एज सो ऑन बिलो 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट 85, राइट. तो अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो यहां आपको x वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है. f तो गिवन है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट, बट x गिवन नहीं है. तो x इन द टर्म्स ऑफ रेंज है, तो आई विल डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर रेंज. प्रॉपर रेंज मतलब कि 0 से 10 तक के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, देन 10 to 20 पे कितने स्टूडेंट्स हैं, देन 20 to 30 पे कितने स्टूडेंट्स हैं, लाइक सो ऑन, राइट. सो अगर हम यहाँ पे देखें बिलो 10 दे आर 5 स्टूडेंट, तो दैट मीन्स 0 to 10 के बीच में कितने स्टूडेंट हो गए, 5 स्टूडेंट्स हो गए. सिमिलरली अब सेकेंड डेटा आपको कहता है बिलो 20. सो बिलो 20 यानी इसके अंदर बिलो 10 भी इंक्लूड हो गया ना. सो बिलो 20 में अगर 9 है और आपके इसमें इंक्लूड होगा बिलो 10, एंड आई वांट व्हाट इज द रेंज बिटवीन 10 to 20. सो क्या करना पड़ेगा, हमें 9 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा, सो दैट वी गॉट आंसर 4. यानी 10 to 20 के बीच में दे आर 4 स्टूडेंट्स.
Similarly, below 30 it says 17. So what is the range between 20 and 30? So 20 से below थे 9 और 30 से below है 17. तो 17 माइनस अगर मैं 9 कर दूंगा तो I will got 8. That means the 8 students lie between 20 to 30. In the similar way, you can complete this table अगर आप लोगों को बात समझ में आई हो. और below 100 यानी below 100 के बीच में below 100 यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 to 100. So 90 to 100 के बीच में कितने स्टूडेंट्स लाई करेंगे, 85 माइनस दिस 83 यानी कि 2 स्टूडेंट्स, राइट. सो इन द सिमिलर वे आप यहाँ पे इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर सकते हैं. यू कैन कंप्लीट द टेबल और अपना आंसर फिर फर्दर मैच कर सकते हैं. सो जो हमारे पास कंप्लीट टेबल एक तरह से बनेगी वो बेसिकली कंप्लीट टेबल इस फॉर्म में आ जाएगी 0 to n एंड दीज आर द फ्रीक्वेंसी वैल्यू, राइट. सो हमने अपने गिवन क्वेश्चन को एक रेंज में डिफाइन कर लिया. अब अभी हमने पढ़ा था कि रेंज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी विल कंसिडर अ मिड वैल्यू. हमें x चाहिए ना, और x क्या होता है, x इज द मिड वैल्यू ऑफ दिस रेंज. तो यहाँ पे मैंने मिड वैल्यू को कंसिडर किया. तो दिस इज द मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 एंड 95. सो आई विल कंसिडर मिड वैल्यू, राइट. अब इस मिड वैल्यू को देख के मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इफ आई डू f इंटू एक्स, राइट. अगर मैं यहाँ पे f इंटू एक्स करूंगा सो मुझे थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा. 55 इंटू 15 यानी कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो रही है, राइट, डिजिट्स के फॉर्म में. इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो इसको रिड्यूस करेंगे यूजिंग चेंज ऑफ स्केल. तो चेंज ऑफ स्केल में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि u इज इक्वल टू होता है दैट इज x माइनस a डिवाइड बाय h, राइट. तो यहाँ पे x तो क्वांटिटी हो गई 5. नाउ व्हाट इज a? A is called the assume mean. अब assume mean कैसे आता है, तो assume mean कैसे आता है, assume mean आएगा, एक तो होता है calculated mean, that is what, कि इन सभी वैल्यू को आपने सम किया और डिवाइड बाय 10 कर दिया, that is calculated mean. बट सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या है, assume mean. तो assume mean कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं कि जितनी वैल्यूज होती हैं, अगर आपकी वैल्यूज यहाँ पे इवन है, राइट, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है दीज आर द इवन वैल्यू. सो इवन वैल्यू के केस में assume mean होता है दैट इज n/2 टर्म, राइट, और n/2 प्लस 1 यानी कि अगर यहाँ पे 10 वैल्यूज अवेलेबल है तो 10/2 का मतलब हो गया 5th वैल्यू, और 5th वैल्यू प्लस 1 यानी कि 6th वैल्यू. इन दोनों वैल्यू का अरिथमेटिक मीन, राइट, इन दोनों वैल्यू का हम अरिथमेटिक मीन करेंगे एंड दैट इज द प्रोसेस टू कैलकुलेट द मीडियन ऑल्सो, राइट. सो अगर आपको नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो इवन गिवन है तो उस केस में आपका assume मीन होता है n/2 और n/2 प्लस 1 टर्म का अरिथमेटिक मीन, राइट. सो अगर हम यहाँ पे 45 और 55 का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें सो वी विल गेट 50. सो दिस 50 बिकम्स माय वैल्यू ऑफ a दैट इज कॉल्ड द assume मीन. बट व्हाट हैपन इफ n इज ऑड? अगर n की वैल्यू ऑड है उस केस में आपका assume मीन जो होता है दैट इज सिंपली n प्लस 1/2 आइटम, राइट. अगर यहाँ पे सपोज 9 वैल्यूज होती तो 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 यानी कि जो 5th वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड द assume मीन एंड दैट इज सेम, दैट इज कॉल्ड मीडियन. मीडियन भी सेम चीज है, मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि मीडियन भी बिल्कुल सेम assume मीन की तरह ही कैलकुलेट किया जाता है, राइट. तो दोनों ही सेम चीज है. तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो नाउ इन दिस क्वेश्चन वी नो दैट व्हाट इज आवर मिड वैल्यू, व्हाट इज आवर assume मीन, दैट इज 45 and 55 our arithmetic mean that is 50. So we will calculate by this u is equal to x minus 50 divided by 10. x minus 50 divided by 10. So once you solve x minus 50 तो x is basically 5. 5 minus 50 45 divided by 10 minus 4.5. 15 minus 50 that is 35. 35 divided by 10 minus 3.5. So in the same way we will calculate all these value and after calculating all these value एक और चेक होता है यहाँ पे, अगर आप इस summation u को calculate करें so this you will get always 0, राइट. अगर आप इस समेशन यू को करेंगे तो आपको हमेशा 0 ही मिलेगा. तो ये यहाँ पे क्रॉस चेक होता है कि आपने assume मीन या जो मीन आपने सिलेक्ट किया है वो सही है और आपने कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं करी है. नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग द u, अगर मैं बात करूं मीन कैलकुलेशन की तो व्हेन वी यूज दिस चेंज ऑफ स्केल ऑर्डर, राइट, जब हम इस मेथड का यूज करते हैं तो हमारा जो मीन का फॉर्मूला होता है दिस इज गिवन बाय x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू समेशन f u डिवाइड बाय कैपिटल N और दैट इज समेशन ऑफ f. तो दैट मीन्स मुझे समेशन f इंटू यू कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पे u आ चुका है, f मेरे पास अवेलेबल है, आई कैन मेक अ सिंपल कॉलम जहां पे हम f इंटू यू को कैलकुलेट कर रहे हैं. और f इंटू यू कैलकुलेट करने के बाद सो 5 इंटू 4.5 दैट गिव्स यू 22.5. इन द सेम मैनर आप ये कॉलम कैलकुलेट कर सकते हैं एंड फाइनली फाइंड इट्स समेशन. तो ये समेशन जैसे आपको मिला, नाउ आई नो दिस समेशन f u, आई नो दिस h इज बेसिकली रेगुलर इंटरवल और रेगुलर इंटरवल कितना है दैट इज 10.
उसके बाद n that is summation of frequency that is 85 and what is my assumed mean, this is 50, right? So by putting all these value in this formula we can calculate the simple value of mean that is called 48.41, right? So this is the simple example how you will calculate the mean. यहाँ पे mean calculation आपको आगे बहुत जगह यूज हो सकती है, इसलिए मैं बेसिक लेक्चर लेके आया हूँ so that आपका टॉपिक भी बन जाए और आपका एक बेस भी यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, so that आपको आगे पूरी यूनिट में या पूरे मैथ्स में कहीं पे भी मीन कैलकुलेशन करनी है so you can easily calculate the mean value, right? Now next topic in this lecture जो हमें कवर करना है that is called median, next measure, right? So median क्या है? अगर हम बात करते हैं अपने डेटा सीरीज की, तो डेटा सीरीज को अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, राइट? सो मीडियन इज कॉल्ड द सेंट्रल आइटम ऑफ द सीरीज. लाइक मैंने बोला मेरे पास एक सीरीज है 2, 3, 5, 7 एंड 9. मैंने सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है. सो व्हाट इज द सेंट्रल आइटम इन दिस? सेंट्रल आइटम इज दिस 5. इसके ऊपर भी 2 वैल्यूज हैं और इसके नीचे भी 2 वैल्यूज हैं, तो दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल आइटम, दैट इज कॉल्ड मीडियन, राइट? और इस मीडियन की एक अनदर डेफिनेशन ये भी बोली जाती है कि डिवाइड द सीरीज इनटू 2 हाफ्स, राइट? 1 हाफ ऑल द आइटम्स आर लेस देन द मीडियन, इस मीडियन से सभी की वैल्यू लेस होगी, एंड अनदर हाफ ऑल द आइटम्स आर ग्रेटर देन दिस मीडियन वैल्यू, राइट? सो अगर फॉर्मूले के बेस की बात करूं, यहाँ पे बेसिकली मैंने n ऑड लिए थे, तो इन केस ऑफ ऑड क्वांटिटी और मीडियन इज बेसिकली n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टर्म. अगर यहाँ पे 5 था तो 5 प्लस 1 यानी कि 6 डिवाइड बाई 2 थर्ड टर्म, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दिस थर्ड टर्म इज द मीडियन. बट वहीं पे अगर आपकी क्वांटिटी इवन है, जैसा कि अभी हमने अज्यूम मीन में भी देखा था कि अगर क्वांटिटी इवन है तो उस केस में मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज nth बाई 2 आइटम प्लस nth बाई 2 प्लस 1, राइट? अगर इवन केस है, सपोज 6 क्वांटिटी आर देयर, तो 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज थर्ड आइटम, एंड फोर्थ आइटम का जो अर्थमेटिक मीन होगा दैट बिकम्स द मीडियन. तो जो हमने अभी एज्यूम मीन के केस में पढ़ा है, सेम कैलकुलेशन आपकी मीडियन के लिए की जाती है, राइट? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ विल आई कैलकुलेट द मीडियन. तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम मैंने रखी है. वी हैव गिवन कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ बैच ऑफ 4 स्टूडेंट्स in a certain class in maths and physics. So we have given marks in maths, we have given marks in physics, and we want to calculate the subject which subject in which the level of knowledge of a student is higher. So अगर ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है तो दिस विल बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली टेकिंग द मीडियन ऑफ द डेटा. सो जिसका मीडियन ज्यादा होगा उसी सब्जेक्ट में नॉलेज लेवल अच्छा है. तो अब मैं मीडियन कैसे कैलकुलेट करूं? वी हैव गिवन 4 स्टूडेंट मार्क्स, राइट? सो मीडियन का मतलब अब यहाँ पे 4 है, 4 का मतलब क्या हुआ, यानी मीडियन क्या होगा? मीडियन होगा 4 बाई 2 दैट इज सेकेंड एंड थर्ड आइटम का अर्थमेटिक मीन, राइट? सो दैट मीन्स 54 और 52 का अर्थमेटिक मीन कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा. नहीं, गलत हो जाएगा, बिकॉज अभी हमने मीडियन में पढ़ा था कि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो पहले आप इस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में जब लेके आएंगे तो दिस बिकम 32, 53, 52, देन 53 एंड देन 54. सो दिस बिकम द सेकेंड एंड थर्ड आइटम जिसका आपको मीन कैलकुलेट करना होगा, मीडियन कैलकुलेट करना होगा, मीन कैलकुलेट करना होगा. 52 प्लस 53 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाई 2 दैट इज 52.5. So that is the median for this maths subject, right? Similarly हम फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. तो दिस बिकम 25 फर्स्ट, देन 32, देन 55 एंड देन 58. तो दीज आर द 2 वैल्यू सेकेंड एंड थर्ड आइटम जिनका हमें मीन ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है. सो आई विल गेट 87 डिवाइड बाय 2 दैट इज 43.5. So this is 43.5, राइट? सो दैट मीन्स किसका मीडियन ज्यादा है? जी हाँ, मैथ सब्जेक्ट में मीडियन ज्यादा है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ स्टूडेंट इन मैथ्स इज हायर एज कंपेयर टू फिजिक्स, राइट? तो दिस इज अ सिंपल मीडियन बेस्ड प्रॉब्लम. एक और टाइप की प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है. इफ यू आर गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, राइट? अगर हमारे पास डेटा इस टाइप का गिवन है कि वी हैव सपोज x एंड वी हैव सपोज f, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, तो इस केस में मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो इस केस का मीडियन का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है कैपिटल N प्लस 1 डिवाइड बाई 2. वी हैव टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जहां पे N प्लस 1 बाई 2 से ज्यादा है, वही वैल्यू आपकी मीडियन के वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग होती है, राइट? सो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करूंगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज कैलकुलेटेड बाय 8. पहली फ्रीक्वेंसी हो गई 8, देन 8 को आप 10 में ऐड कर दीजिए तो यू विल गेट 18,
That is the way to calculate the cumulative one. 18 plus 11 we get 29, 29 plus 16 we get this 45, 45 plus 20 65, 65 plus 25 90, 90 plus 15 105, 105 plus 9 114, 114 plus 6 120, right? So this is the cumulative frequency table. अब इस cumulative frequency में हमें देखना है कहां पे n plus 1 by 2 बनता है, यानी 120 plus 1 divide by 2, right? The cumulative frequency just greater than n plus 1 by 2, where capital N is basically the sum of the frequency, that is 120, right? So 120 plus 1 divided by 2 gives me is equal to what? 121 divided by 2, that is 61.5, 60.5, right? This is 121 divided by 2, that is 60.5. So अब 60.5 से just greater cumulative frequency कौन सी है? That is 65. So our observation is cumulative frequency just greater than this value n plus 1 by 2 is 65. So 65 आप देखोगे first, second, third, fourth, fifth value है ना, so first, second, third, fourth, fifth, this is called the median when the frequency distribution is given, राइट? सो अब आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो, मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर एक लास्ट मेजर की मैं यहाँ पे बात बोलूं तो दैट इज कॉल्ड द मॉड. तो मॉड की सिंपल डेफिनेशन है कि अगर कोई डेटा सीरीज है लाइक 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो यहाँ पे बेसिकली जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है, जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली अकर होता है, उस चीज को हम बोलते हैं मॉड. तो अगर इस सीरीज का मॉड आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज सिंपली कॉल्ड 5, राइट? द मॉड इज 5, राइट? So I hope after listening this lecture आप लोगों को measures of central tendency कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. Now you are able to solve any question available to calculate on mean, median and mod, right? और ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली हमारे पेपर के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में स्पेशली पूछे जाते हैं, और इनका यूज आगे भी है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि ये सभी एज अ बेस है टू कैलकुलेट द फर्दर पार्ट. लाइक अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मोमेंट डिस्कस करेंगे. दिस इज अनदर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, राइट? मोमेंट. सो मोमेंट कैलकुलेशन में अबाउट मीन भी कैलकुलेट किया था, अबाउट ऑरिजिन भी कैलकुलेट किया था, अबाउट एनी पॉइंट कैलकुलेट किया था. तो ये जो हमने यहाँ सीखा है चेंज ऑफ स्केल या कैलकुलेशन मीन कैलकुलेट करना, ये सब आपको मोमेंट में भी काम आने वाला है, राइट? सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.